हेलो एवरीवन। फाइनली यूको बैंक की तरफ से सीएससी के लिए डीवी डेट आउट कर दिया गया है और जिस दिन डीवी होनी है उसी दिन उन लोगों का होना है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि एलपीटी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हम लोग इस वीडियो में देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कंप्लीट प्रोसेस और अंत में देखेंगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है यूको बैंक में। ठीक है। और ये वीडियो आपको देर से पहुंचेगा क्योंकि ऑब्वियसली आई एम ऑलरेडी वर्किंग एज एन स्किल 1 ऑफिसर इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आई हैव एक्सपीरियंस और तो मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहिएगा। ठीक है। और जितने भी यूको बैंक के कैंडिडेट्स हैं जिनका भी सिलेक्शन सीएससी में हुआ है जरूर से जरूर उनको शेयर कीजिएगा ये वीडियो। चलो, तो ये इंटीमेशन नोटिस जो आउट हो रहा है ये वेबसाइट पे आपको देखने को मिल रहा है। आपको फर्दर इंटीमेशन लेटर जो है मेल पर आएगा, सिर्फ मेल पर आएगा, कोई पोस्ट से आपको कुछ भी नहीं आना है। ये महज एक इंटीमेशन लेटर है, ये आपका ऑफर लेटर नहीं है। दिस डज नॉट गारंटी योर एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। ठीक है। और ये जो एनेक्सर है, एनेक्सर 2, इसमें सारे कैंडिडेट्स का नाम दिया है जिनका सिलेक्शन हुआ यूको बैंक में, और ये मैंने शेयर कर दिया अपने टेलीग्राम ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल में भी, जिसका कि लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो सारे कैंडिडेट्स देख लीजिएगा अपना किसको किस जोनल ऑफिस में रिपोर्ट करना है वो दिया हुआ है यहाँ पर। हम लोग चलते हैं डॉक्यूमेंट्स पर कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। वीडियो ज़्यादा लंबा करने से कोई बेनिफिट नहीं है। देखो, आपको जो इंटीमेशन लेटर मिलेगा वो मेल पर उसका प्रिंट आउट निकाल करके उसको सेल पर टेस्ट करना है। ठीक है। और उसको लेकर के जाना है आपको डीवी के टाइम में। ठीक है, जहाँ पे आपका डीवी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और एलपीडीवी कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन था आपका आईबीपीएस का जो फॉर्म फिलअप किया था आपने उस टाइम, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन था वो भी ले जाना है। और क्लास 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी आपके पास है जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन है आपका, वो लेकर जाना है, बिकॉज दैट विल एक्ट एज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। अगर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ की बात करें तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी या जो कुछ भी आपके पास इन सारे डॉक्यूमेंट में से है तो वो लेके जाना है। अगर पैन कार्ड नहीं है आपके पास अभी तो पैन कार्ड के लिए अप्लाई जरूर से जरूर कर लो, बिकॉज पैन कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। देखो, बहुत सारे बैंक्स क्या करते हैं कि जो आईबीपीएस के फॉर्म फिलअप करने वक्त आपने फ़ोटो डाला था वो फ़ोटो मांगते हैं, लेकिन इनके केस में वैसा नहीं है, तो वो फ़ोटो लेके मत जाइएगा। ये रिसेंटली जो लिया हुआ फ़ोटो वो मांग रहे हैं, यानी कि लास्ट 3 मंथ्स का फ़ोटो मांग रहे हैं, तो वो लेकर जाइएगा। रिसेंटली भी कोई फ़ोटो आप निकलवा लीजिएगा अपना। और मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स की बात करें तो यहाँ पे ये समझना क्रूशियल है, बहुत लोगों के साथ ऐसा कन्फ्यूजन भी होगा। देखो, आईबीपीएस ने अपने नोटिफिकेशन में डेट डाला था कि 21 अगस्त 2025 तक अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हो, आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है, तभी आप एलिजिबल हो। ध्यान से समझना। देखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स का केस क्या होगा, ऐसा भी होगा कि उसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया आपका 1 अगस्त 2025 को, ठीक है, लेकिन उसका जो सर्टिफिकेट आ रहा है, ठीक है, होता है ना कि प्रोविजनल मार्कशीट आ गया और फिर फाइनल मार्कशीट बाद में आता है, या सर्टिफिकेट आया या फाइनल मार्कशीट आया, वो आ रहा है आपका 1 सितंबर 2025 को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो एलिजिबल नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेना होगा आपकी यूनिवर्सिटी से या आपके बोर्ड से, उसमें ये मेंशन लिख करना होना चाहिए कि आपने इस डेट को जो आपका ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर लिया है, या इस डेट को आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट निकल गया है। ठीक है, बस इतना इसमें लिखा हुआ है। और कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो देखो, कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये है, वो लोग मतलब बहुत लोग मैसेज ये करते हैं कि उनके पास जो है उसके स्टेट में जो अप्लाई करते हैं तो जो फॉर्मेट आता है स्टेट में वो फॉर्मेट है। हालांकि सेंट्रल लेवल का ही है, लेकिन फॉर्मेट हर स्टेट का क्या होता है कि अगर हर स्टेट में आप अप्लाई करोगे कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए तो अलग अलग फॉर्मेट में देते हैं, और बैंक वाले फिर अपना अलग फॉर्मेट देते हैं, आईबीपीएस वाले अपना अलग फॉर्मेट निकाल देते हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने लिखा है कि इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो जरूरी नहीं है कि आपको आईबीपीएस के फॉर्मेट में ले जाना है या बैंक के फॉर्मेट में ले जाना है। ठीक है, जो भी फॉर्मेट में आप बनवाए हैं, जो भी आपको इशू किया गया है आपके स्टेट में, वो सफिशिएंट है और
बशर्ते कि वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट इज नथिंग बट कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट ये बोल रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना SC ST OBC। और EWS की बात करें तो उनका इनकम एसेट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, वो भी इस केस में भी वही रूल अप्लीकेबल होगा, जो भी आपको जिस भी फॉर्मेट में इशू किया गया है दैट फॉर्मेट विल सफाइस। कोई ज़रूरत नहीं है कि IBPS के फॉर्मेट में निकालना या बैंक के फॉर्मेट में निकालना। और जो PWD कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो उनके केस में डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, और वो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड द्वारा इशू होना चाहिए। ठीक है, इससे बिलो और लेवल के अथॉरिटी वाल से अगर इशूड है तो वो नहीं लेंगे ये लोग। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के द्वारा ही इशूड होना चाहिए। और ये 10th नंबर उनके लिए जो एक्स सर्विसमैन है, तो एक बार 10th नंबर भी देख लेते हैं। देखो, पॉइंट नंबर 1 ये उनके लिए है जो कि रिलीज हो चुके हैं या जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से। उनको क्या करना होगा कि जो प्रोफॉर्मा ए हैं उनके अकॉर्डिंग एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, और आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, यानी कि आपके पास जो PPO होगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि आप कौन से पोजीशन में थे, क्या रैंक था आपका सपोज आपका ID कार्ड वगैरह, तो वो आपको लगेगा। फिर अगर दूसरी बात करें, पॉइंट नंबर 2 है, ये उनके लिए जो अभी भी आर्म फोर्सेस में हैं लेकिन वो अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है, उनका नाम इसमें है, तो उनको जो है प्रोफार्मा B भरना पड़ेगा। ठीक है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस पर साइन करके ये बताएंगे कि उनका जो सर्विस है वो कब खत्म होगी। ठीक है, और उसमें ये मेंशन करना होगा कि उनकी जो सर्विस है वो 20 अगस्त 2026 तक खत्म हो जाएगी या उससे पहले खत्म हो जाएगी। अगर वो ऐसा मेंशन करके देते हैं तभी आप एलिजिबल होगे। ठीक है, अदरवाइज आपका कैंसिल, जो कैंडिडेचर है दैट विल बी कैंसिल्ड। और साथ ही में आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा, परफॉर्मेंस C। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 हम देख लेते हैं, एक्सटेंडेड असाइनमेंट वाले कैंडिडेट्स, यानी कि जिनकी इनिशियल सर्विस पूरी हो गई हो लेकिन वो एक्सटेंशन पर हैं, तो उनको क्या करना होगा कि परफॉर्मा D के अनुसार सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि वो एक्शन में है। पॉइंट 4 अगर देखें तो ये है उनके लिए जो कि डिपेंडेंट्स हैं, वैसे लोगों के डिपेंडेंट्स हैं जो कि शहीद हो चुके हैं। ठीक है, तो मतलब जिनके फैमिली मेम्बर सर्विसमैन थे और वो युद्ध में शहीद हो गए या सीवियरली डिसेबल्ड हो गए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक प्रूफ देना पड़ेगा कि आप उनके डिपेंडेंट हैं, और दूसरा एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपके अलावे इस रिलैक्सेशन का कोई बेनिफिट आपके परिवार में कोई नहीं लिया है। बस इतना बात लिखा हुआ है। और पॉइंट नंबर 5 उनके लिए है जो कि और भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज के लिए अप्लाई किए हुए हैं, और उनको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि उन्होंने इस एक्स सर्विसमैन कोटा का बेनिफिट जो है और किसी भी जॉब में नहीं लिया है इसके पहले। बस इतना सा चीज़ है इसमें। और वैसे कैंडिडेट जो कि किसी गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी PSU में सर्व कर रहे हैं, या चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तो उनको NOC देना पड़ेगा, उनके एम्प्लॉयर के द्वारा इशूड होना चाहिए वो NOC। ठीक है, और NOC मैंडेटरी है आपका। ठीक है, NOC तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप रिजाइन कर दिए तो रेजिग्नेशन लेटर तो लेगा ही आपका, लेकिन NOC मैंडेटरी है। और जो भी पर्सन जो कि एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं, उनको जो जिस भी कोटा से वो एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं, उसको उस पर्टिकुलर कोटा के लिए जो प्रूफ है सर्टिफिकेट वो देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि विडो के लिए हो गया या डाइवोर्सी के लिए हो गया, और अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो देना पड़ेगा। और वैसे सारे कैंडिडेट्स जो कि 2, 3, 4 और 5 और पॉइंट B, इसमें देख लेते हैं पॉइंट B का 2, 3, 4 और 5। पॉइंट B भाई, ये जो इन्होंने लिखा है पॉइंट B, इस पूरे नोटिफिकेशन में यूको बैंक के
पॉइंट बी का कहीं जिक्र ही नहीं है। लेकिन मैंने पता लगाया आखिर ये पॉइंट बी किसके लिए बोल रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं IBPS के नोटिफिकेशन में। ठीक है, वीडियो आप एंड तक बने रहिएगा, ये सब चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको, वेल रिसर्च्ड चीज़ें हैं। ये देखो, ये है आपका IBPS नोटिफिकेशन का पॉइंट बी, और पॉइंट बी का रहा है ये पार्ट 1, और पार्ट 1 का ये रहा क्लाउज 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है रिगार्डिंग नेशनलिटी। ठीक है, अगर आप सिटीजन, इंडिया के सिटीजन है तो कोई बात नहीं है। अगर ये सारा केस आपके लिए एप्लीकेबल है, अगर आप नेपाल के सिटीजन हो या भूटान के सिटीजन हो या तिब्बतन रिफ्यूजी हो, तो आपको एक पार्टिकुलर जो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड, वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ DV। बस यही है। ठीक है, ये चीज़ आपको कहीं नहीं जानने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और एंड तक बने रहिए। तो देख लिया आपने पॉइंट बी का पार्ट 1 का, जो क्लाउज 2, 3, 4 और 5। अब अदर इंस्ट्रक्शंस हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं एट द टाइम ऑफ DV। देखो, अगर आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस करते हो तो यहाँ पे लिखा है कि विल नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन। देखो, ऐसा नहीं है, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर मिसिंग होता है तो आपको, अगर तो आप टाइम मांगेंगे उनसे तो टाइम दे देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि रिलेक्टेंटली जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर के जा रहे हैं। आप हर संभव कोशिश करना है कि डॉक्यूमेंट्स सारा का सारा लेकर के जाना है। फिर इन्होंने ये बात फिर यहीं पर लिखी है कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ रेलिवेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स शैल मेक द कैंडिडेट्स इनएलिजिबल फॉर फर्दर प्रोसेस। देखो, यहाँ पे आपको जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं, कम से कम वो तो आपको लेकर जाना ही जाना है। और इन्होंने ये भी यहाँ पे दिया है कि आपको बैंक को कुछ भी मेल नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो प्रिंट आउट आया, प्रिंट आउट निकाल के बैंक के एड्रेस से भेज दिया, ऐसा नहीं करना है। या ठीक है, और वैसे सारे कैंडिडेट्स जो कि अपना नाम चेंज करवाए हैं, या कुछ भी चेंज है नाम में, सरनेम चेंज हो गया या कुछ भी चेंजिंग हुआ है, तो वैसा उस केस में उसको ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन देना पड़ेगा या मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर ये सब नहीं है तो सिंपली आप क्या करें, एक एफिडेविट बनवा लें, वो एफिडेविट से काम चल जाएगा। और अगर किसी भी कैंडिडेट का आइडेंटिटी जो है, जो भी आपका DV ले रहे हैं जो ऑफिसर, उनको लगता है कि आपके आइडेंटिटी में डाउट है, तो आपको जो है अलाउ नहीं किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए। OBC सर्टिफिकेट का क्या क्लाउज है कि आपका 1 अप्रैल 2025 से बाद का होना चाहिए, और DV की डेट से पहले का होना चाहिए। दैट्स इट। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात मैंने बता दी पहले ही कि 21 अगस्त 2025 से पहले का होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन। और देखो, यहाँ पर ये बात जो मैंने बताई थी, इसको यहाँ पे इन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है। तो इन्होंने साफ यहाँ पर लिख दिया है कि जो भी डेट ऑफ पासिंग है वो आपके मार्कशीट पे अपीयर होना चाहिए। ठीक है, और अगर डेट ऑफ पासिंग का जो अगर रिजल्ट है, ठीक है, वो कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया था पहले 21 अगस्त से पहले, लेकिन आपका जो डेट ऑफ पासिंग है मार्कशीट में लिखा हुआ, वो 21 अगस्त के बाद का है, सपोज 1 सितंबर 2025 का है, तो उस केस में आपको क्या करेगा कि उसका प्रूफ देना होगा। ठीक है, अगर जो नोटिस या कुछ रिजल्ट पब्लिश हुआ है वेबसाइट पे, तो उसका प्रूफ आपको ले जाकर के DV का टाइम दिखाना होगा। ठीक है, अगर वैसे प्रूफ नहीं दिखा सकते हैं तो सिंपली कॉलेज से जो है एक लेटर आप इशू करवा सकते हैं, वो DV का टाइप सबमिट कर दीजिएगा। बस इतना ही, इसको मैंने डिटेल में पहले बताया ही है। और ये जो पार्ट लिखा हुआ है कि ये जो कॉल लेटर आया है आपका, ये जो इंटीमेशन लेटर है रिगार्डिंग DV, ठीक है, ये डज नॉट इम्प्लाई योर फाइनल एम्प्लॉयमेंट। मतलब कॉल लेटर आ जाने से आपका जॉब कंफर्म नहीं हो गया, अभी भी आपका DV होगा, LPT होगा, और सारी चीज़ वेरीफाई होंगे आपके, तभी आपका जो कैंडिडेचर है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। और अगर बैंक को किसी भी स्टेज पे ऐसा लगता है कि आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं करते हैं, या आपने कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स प्रेजेंट किया है, या फेक डॉक्यूमेंट दिया है, या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को हाइड किया है, तो बैंक जो है आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर सकता है, आपके कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर सकता है।
और एक बार अगर वो रिजेक्ट कर दिया आपको, तो उसके बाद कोई भी रिप्रेजेंटेशन एंटरटेन नहीं किया जाएगा आपकी तरफ से, और बैंक का जो डिसीजन होगा, जो डिवी लेने वाले ऑफिशियल का डिसीजन होगा, दैट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन यू। और किसी तरह का आउटसाइड इन्फ्लुएंस लेकर के नहीं जाना है आपको डीवी के टाइम। ऐसा नहीं कि गए बैंक में डीवी करा लिया, उसके बाद आउटसाइड इन्फ्लुएंस लेके चले गए, किसी एमएलए से फ़ोन करवा रहे हैं कि मेरी पोस्टिंग यहाँ करवा दें, तो ये सब नहीं करना अभी, ठीक है। और जो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एड्रेस है, जो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था, वो ये लोग चेंज कर नहीं करेंगे। अगर आप बोलेंगे कि एड्रेस चेंज कर दीजिए, तो वो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि डीवी के बाद आपका कॉल लेटर आना है ना, ऑफर लेटर आना है फाइनली, तो आप बोलेंगे कि नहीं सर मेरा एड्रेस ये चेंज कर दीजिए, हमको इस एड्रेस पे आप ऑफर लेटर भेज दीजिएगा, तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और कैंडिडेट को, यानी कि आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी साइन आपने एमबीबीएस एप्लीकेशन के दौरान डाला था, हर जगह आपको वही साइन करना है, चाहे वह कॉल लेटर हो, और डीवी के दौरान आपको अटेंडेंस सीट दिया जाएगा, अटेंडेंस सीट में भी वही साइन आपको देना है। कोई किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं करना साइन में, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार इसी अटेंडेंस सीट में कोई और साइन कर दिए, एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और साइन कर दिए, हर जगह साइन थ्रू आउट दी डॉक्यूमेंट्स आपको साइन सेम मेंटेन रखना है। और देख लो कि बैंक शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एप्लीकेशन मेड या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन इंस्टीट्यूशन। मतलब कि सिंपल सी बात है कि ये सिंपली ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपको क्या करते हैं ना, जैसे यूट्यूब पर ही वीडियो बना के, जैसे मैं ही बता रहा हूँ, ठीक है, मैं ही कुछ अगर मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको, या और भी कोई वीडियो बना के मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है, ऑफर लेटर को कुछ गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया, तो उसके लिए बैंक जो है लायबल नहीं होगा, ठीक है। बस इतना इतना ही लिखा है इन्होंने यहाँ पर। और जो फोटोग्राफ है आपकी, और आपकी जो बायोमेट्रिक्स है, वो वेरीफाई की जाएगी उस फोटो और उस बायोमेट्रिक के साथ जो कि आपकी ऑनलाइन टेस्ट लेने वक्त ली गई थी। और ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जो डिसीजन है, ये फाइनल होगा एंड इट विल बी बाइंडिंग ऑन यू, ठीक है। तो अगर आपके बायोमेट्रिक में किसी भी तरह का दिक्कत है, तो अपडेट करवा लीजिएगा जा करके आप आधार सेंटर पे। और एलपीटी की बात आ रही है, ठीक है, हम लोग एंड में देखेंगे एलपीटी को, बाकी सारा चीज़ देख लेते हैं पहले यहाँ पर। और ये जो है सिलेक्शन आपका प्रोविजनल है, फाइनल नहीं है, डीवी जब होगा तभी फाइनल सिलेक्शन होगा। और जो फर्दर इंटीमेशन है रिगार्डिंग डीवी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अलॉन्ग विथ एलपीटी, वो आपको ईमेल के द्वारा से भेजा जाएगा, कोई हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि मेरा इस तारीख को कोई और इंटरव्यू है एबी का, या किसी और जगह मेरा डीवी है, तो डीवी का डेट चेंज कर दीजिए, या टाइम चेंज कर दीजिए, या वेन्यू चेंज कर दीजिए। तो सच टाइप ऑफ जो रिक्वेस्ट है डेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि वैसे लोग जो कि अटेंड नहीं करेंगे डीवी प्रोसेस में, उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और बैंक शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ द इन्फॉर्मेशन या इंटीमेशन डू नॉट रीच कैंडिडेट्स इन केस ऑफ चेंज इन मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, टेक्निकल फॉल्ट। देखो, अब बात यह है कि आपने ईमेल एड्रेस गलत डाल दिया, बहुत सारे लोगों का क्वेरी होता है कि ईमेल आईडी गलत डाल दिया वहाँ पर। अगर ईमेल आईडी गलत डाल दिया, तो ऑब्वियसली आपके पास इंटीमेशन लेटर नहीं पहुँचेगा। तो क्या करना है आपको, अगर आपका नाम इस लिस्ट में है, तो आपको डीवी के लिए जो है अपीयर हो जाना है, सिंपली इसी का प्रिंट आउट लेकर के जाना है और अपीयर हो जाना है डीवी के लिए, ठीक है। बाकी वो लोग जो करना होगा करेंगे, ठीक है। अब फाइनली हम लोग आते हैं एलपीटी पे। देखो, यूको बैंक का जो एलपीटी का जो प्रोसेस होता है ना, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, वो सारे बैंक से थोड़ा डिफरेंट होता है। हर बैंक में क्या होता है ना कि रिटन टेस्ट होता है, आपका स्पीकिंग स्किल देखा जाता है, फिर आपका अंडरस्टैंडिंग स्किल देखा जाता है, डिक्टेशन करवाया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लास्ट 3 ईयर से जो है, इसमें क्या किया जाता है कि आपको करंट अफेयर से जुड़े हुए टॉपिक्स दिए जाते हैं, ठीक है। और उन पर आपको लोकल लैंग्वेज में, जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है, उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज में एक छोटा सा ऐसे लिखना होता है। और टॉपिक्स ऐसे दिए जाएंगे जैसे कि बैंकिंग हो गया, डिजिटल पेमेंट हो गया, इकोनॉमी या सोशल इश्यूज या करंट इश्यूज, उस पर आपको 8 से 10 लाइन लिखना है, ठीक है। आपके खुद के विचार लिखने हैं, और ऐसा कोई सीरियस टॉपिक नहीं दिया जाता है। तो बस यही कि न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते रहिएगा, और जो
लोकल लैंग्वेज में होगा आपका। और कोई ऐसा नहीं कि टाइम का लिमिटेशन होता है, आपको अब सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, ठीक है। आधा घंटा से 40 मिनट तक आपको कुछ समय दिया जाएगा। और ऐसा नहीं करना है कि अब वो एसेज वगैरह लिखने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपको कुछ भी लिखना है, जो मन में आ जाए लिख दीजिए उस टॉपिक से रिगार्डिंग, ठीक है। बस आपका यहाँ पर देखा जाता है कि राइटिंग स्किल है या नहीं है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ठीक है। और बाकी अभी तक तो इतना ही देखने को मिला है कि ये लोग पैसेज देते हैं लिखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर करवाएंगे तो न्यूज़पेपर रीडिंग करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि सारे बैंक ऐसा ही करते हैं कि न्यूज़पेपर आपको दे दिया जाएगा और आपको बोला बोला जाएगा रीड करने के लिए। नहीं तो आपको डिक्टेट करेंगे चीज़ें, ठीक है। डिक्टेशन किया जाएगा और आपको लिखना होगा उन चीज़ों को, जो चीज़ वो डिक्टेट करेंगे वो चीज़ आपको लिखना होगा। तो सिंपली मेरा ये सजेशन रहेगा कि एलपीटी के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए लोकल लैंग्वेज में, अगर किसी ने दूसरे स्टेट से फिलअप किया है। और जो काउंटिंग है वो आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट, ठीक है, 1 2 3 4, ये लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो बस इतना ही। और किसी तरह का अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सारे यूको बैंक्स में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, डिस्कशन ग्रुप से जुड़ें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। और बाकी इतना ही। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।